ऐसा करना है कि इस पर मैं पीपीटी चलाऊं, पीपीटी वगैरह, और वो प्रोजेक्टर पे आए। एक्चुअली क्या वेकॉम से आ रही है चीज। ये अभी वेकॉम पे जो चलता है ना वो शो होता है। हाँ, इसको बंद कर दो, वो स्क्रीन टू होती है ना, वो सिंगल स्क्रीन कर दो। नहीं नहीं, अभी भी ये ऑन है ना, तो मुझे बैकग्राउंड में ले जाना पड़ता है इसको। नहीं नहीं, लेकिन इसमें अभी क्या है, मुझे हिडन करना पड़ता है वो, है ना। मतलब वो जो डबल स्क्रीन वाला फंडा होता है ना, वो सिंगल स्क्रीन कर दो, हो जाएगा अपने आप। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो थोड़ा सा जो रह गया था उसे कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए बेटा। एड्स में ट्रीटमेंट वगैरह की बात हो गई थी क्या? अच्छा, वो बता रहा था मैं, विंडो पीरियड की बात करनी थी। ये वाला हो जाएगा क्या? यही चलेगा? ये तो मैडम मैं आईपैड से कर लूंगा कनेक्ट, अगर ये हो रहा होगा तो। ठीक है, ठीक है। तो एसिम्टोमेटिक फेज तो जान लिया था ना, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात भी हो चुकी थी, सिर्फ विंडो पीरियड रह गया था, है ना। ठीक है। बनवा दिया बेटा, मालूम है। देखिए, समझ लीजिएगा, वो कर लेंगे आराम से, आप देखिए। फंडा क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक फेज जो है, ये मैंने आपको बताया था कि एसिम्टोमेटिक फेज का मतलब वो फेज जब आपकी बॉडी में पैथोजन तो है, लेकिन डिजीज से रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक फेज। आप देखिए, यहाँ पर एचआईवी की एंट्री हो गई, लेकिन सिम्टम्स यहाँ आ रहे हैं। मतलब इतने टाइम तक बॉडी में एचआईवी की प्रेजेंस रही, लेकिन सिम्टम नहीं आए, तो क्या बोलोगे इस फेज को? एसिम्टोमेटिक फेज। ठीक है। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक टर्म होता है इंक्यूबेशन फेज, या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। आपने देखा होगा एक बॉक्स में टू टर्म्स लिखे हैं, इंक्यूबेशन पीरियड एंड विंडो पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड का भी वही मतलब होता है जो एसिम्टोमेटिक फेज का होता है। मतलब दोनों को यूज कर लो। एड्स के केस में अपन एसिम्टोमेटिक फेज टर्म यूज कर देते हैं, और बाकी डिजीज के केस में हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड या एसिम्टोमेटिक फेज का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब कि पैथोजन की एंट्री के बाद से लेकर के पैथोजन की वजह से सिम्टम्स आने तक के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मान लीजिए अभी आप बैठे हो और आपकी बॉडी में कॉमन कोल्ड वायरस एंटर कर जाए, अब सिम्टम्स तुरंत तो आ नहीं जाएंगे। सिम्टम्स हो सकते हैं 24 आवर्स के बाद आएंगे। तो ये जो 24 आवर्स होंगे, इन्हें आप क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड, या फिर एसिम्टोमेटिक। बात समझ में आ गई ना? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए एसिम्प्टोमेटिक फेज जो है उसके इनिशियल 2 to 12 वीक्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। इनिशियल 2 to 12 वीक्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। अब विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है, विंडो पीरियड का मतलब वो पीरियड जिसमें आपकी बॉडी में पैथोजन है लेकिन उसे आप लेबोरेटरिकली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज कर लो उसकी पकड़ में वो पैथोजन नहीं आता है। इस पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। यानी आपकी बॉडी में पैथोजन है लेकिन आप टेस्ट कराओगे ना, कोई भी टेस्ट करा लो उससे रिलेटेड, वो क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। उसे आप बोलते हो क्या, विंडो पीरियड। यानी आप कह सकते हो कि विंडो पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपका कोई टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। विंडो पीरियड में कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। क्लियर? बाद में विंडो पीरियड की बात कर रहे थे, तो विंडो पीरियड में किसी भी पैथोजन को किसी भी लेबोरेटरिकली जो टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, उनसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। विंडो पीरियड कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही कोई टेस्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब बॉडी में पैथोजन है लेकिन उसे आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये है क्या, विंडो पीरियड। अब क्यों नहीं कर पाते वो भी एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा जब हम एलाइजा की बात करेंगे। बताइए, विंडो पीरियड और एसिम्प्टोमेटिक फेज या इंक्यूबेशन पीरियड, ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई ना। चलो अब इसके डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सभी में आता है बेटा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो देखिए इसके टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। एक को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरे होते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कंफर्मेटरी टेस्ट। अब इनका मतलब क्या होता है, फिर समझते करते कैसे हैं, किससे करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट कब करा जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट तब करा जाता है जब आपको सिर्फ डाउट हुआ है कि आपकी बॉडी में पैथोजन की एंट्री हो गई है और आप चेक करना चाह रहे हो कि वाकई में एंटर हुआ है या नहीं हुआ। डाउट क्लियर करने के लिए बस होता है। यानी आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, आपको सिर्फ डाउट हुआ है बस। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया और बाद में पता चला कि जो अननोन सेक्सुअल पार्टनर था वो एक HIV पॉजिटिव पर्सन था। अब जैसे ही पता चला उसके मन में बात आ जाएगी ना कि हो सकता है कि वो क्या हो गया हो, HIV पॉजिटिव हो गया हो। अभी सिम्टम्स तो आ नहीं रहे क्योंकि सिम्टम्स आने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन डाउट बन गया कि नहीं बन गया। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए वो जो टेस्ट कराएगा यहाँ, उसे आप क्या बोलोगे, स्क्रीनिंग टेस्ट। बात समझ में आ गई ना। कंफर्मेटरी टेस्ट कब कराया जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट तब कराया जाता है जब सिम्टम्स आने लग जाते हैं, कि कंफर्म करना चाह रहे हो कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उसी की वजह से आ रहे हैं, किसी और रीजन से आ रहे हैं। ये कंफर्म करने के लिए क्या किए जाते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। जैसे अगर मैं कोविड-19 के रेफरेंस में समझू इस चीज को तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है बात, कि पता चला आप एक कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए। अब आपको डर है कि मैं कांटेक्ट में आया हूं तो ऐसा ना हो गया हो कि मुझे भी कोविड-19 इन्फेक्शन लग गया हो। अभी सिम्टम्स नहीं आ रहे आपको, डाउट हुआ है सिर्फ आपको। अभी आप जो टेस्ट कराओगे दैट इज स्क्रीनिंग टेस्ट। अब सिम्टम्स आने लग गए 3 to 4 डेज के बाद। 3 to 4 डेज के बाद सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, कफिंग हो रही है। अब फीवर, कफिंग, ये सब तो और भी डिजीजेस में होती है। अब आप कंफर्म करना चाह रहे हो कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड-19 की वजह से ही आ रहे हैं, किसी और वजह से आ रहा है। अब जो टेस्ट करोगे दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट। समझ में आ गई बात। जनरली कंफर्मेटरी टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद ही होता है।
कई बार क्या होता है कंफर्म करने के लिए भी होता है, कहते हैं चला स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया, भरोसा हो नहीं रहा, कंफर्म करना चाह रहा हूँ, पुष्टिकरण करना चाह रहा हूँ, तो भी कंफर्मेटरी टेस्ट करा लिया जाता है। चलो वो पॉजिटिव आ गया, एक बार कंफर्म करके और देख लेते हैं कि वाकई में है या किसी और गलती से तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ गया, क्योंकि बड़ी डिजीज है एचआईवी वगैरह, तो कंफर्म करने के लिए भी कंफर्मेटरी टेस्ट कराया जाता है। लेकिन जहां से ये टर्म आए ना, वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है बात? तो स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे किसे करते हैं? एलाइजा को। किसे करेंगे? एलाइजा को। फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पहले तो सिलेबस में भी डिटेल में हुआ करती थी ये सारी चीजें, अब नहीं है, तो डिटेल में कुछ भी नहीं जाना है, ये फुल फॉर्म ही होगा जो आपसे शायद पूछा जाएगा। और इसमें ये एंजाइम लिंक्ड वाली बात आ रही है, इसलिए मॉड्यूल में एक पॉइंट भी दे दिया कि कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एलाइजा टेक्निक में यूज होते हैं। तो एक होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम और एक होता है एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, तो ये भी वहां पर लिखा हुआ है। अब जो एलाइजा टेक्निक होती है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एचआईवी के लिए ही है, एड्स के लिए है, नहीं, इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस है। मतलब जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, जिसमें एक फीमेल के यूरिन में या ब्लड में एससीजी हार्मोन की प्रेजेंस देखी जाती है, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें भी कई बार एलाइजा यूज में ली जा रही होती है, टेक्निक है ये। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल चेक किया जाता है, उसमें भी एलाइजा टेक्निक यूज में की जाती है। इसके अलावा जो बाकी की एसटीआईज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उनके डिटेक्शन में भी एलाइजा यूज की जाती है। हेपेटाइटिस के डिटेक्शन में भी एलाइजा यूज की जाती है। रूबेला इन्फेक्शन में भी एलाइजा टेक्निक यूज की जाती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक्सक्लूसिव हो किसके लिए, एचआईवी या एड्स के लिए, नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, अलग अलग जगह पर ये क्या होती है, टेक्निक यूज होती है। हम तो क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं एचआईवी एड्स, इसलिए हम उसके रेफरेंस में समझ रहे हैं, वरना ये बहुत जगह पढ़ी जा सकती है। अब एलाइजा जो होती है, कुछ जगहों पर ये एंटीजेंस को चेक करती है बॉडी के अंदर, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ये बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है। तो या तो ये एंटीजेंस को डिटेक्ट करती है या फिर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है। लेकिन एचआईवी के केस में, एड्स के केस में, ये डिटेक्ट करती है किसको? एंटीबॉडीज को। एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करती है कि एचआईवी के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, इसका मतलब एंटीजेंस होंगे, तभी तो एंटीबॉडीज है। और अगर एंटीजेंस है, इसका मतलब पैथोजेंस भी होंगे, मतलब बॉडी में कौन आया होगा, एचआईवी आया होगा कि नहीं आया होगा। तो ये काम करता है कौन? एलाइजा। किस केस में? एचआईवी या एड्स के केस में। अब क्या है कि एलाइजा की जो एक तरह से आप कह सकते हो सेंसिटिविटी है, वो उतनी अच्छी नहीं है। मतलब ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट तो करती है, लेकिन एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन जब अच्छा खासा होता है ना, तभी ये डिटेक्ट कर पाती है। जब बहुत कम एंटीबॉडीज होती हैं बॉडी के अंदर, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाती। और यही रीजन है कि अगर आप विंडो पीरियड में एलाइजा टेस्ट कराओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से ये क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो विंडो पीरियड में एलाइजा टेस्ट नेगेटिव आने का रीजन समझ में आया? नेगेटिव आने का रीजन ये है कि विंडो पीरियड 2 to 12 वीक्स का, एचआईवी की एंट्री हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो एंटीबॉडीज अभी बनना स्टार्ट ही हुई होंगी, एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन अभी ज्यादा नहीं हुआ होगा, और जितना भी वो कंसंट्रेशन है एंटीबॉडीज का, वो अभी इनसफिशिएंट है एलाइजा को डिटेक्ट करने के लिए। तो एलाइजा डिटेक्ट नहीं कर पाती इतनी एंटीबॉडीज, इसीलिए विंडो पीरियड में एलाइजा टेस्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन जैसे ही विंडो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, बॉडी में एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है, और उसके बाद अगर आप एलाइजा कराते हो, तो वो क्या आता है फिर? पॉजिटिव आता है। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, विंडो पीरियड में एलाइजा टेस्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। मतलब ये कि अगर किसी पर्सन को डाउट हुआ है कि एक पर्टिकुलर डेट पर एचआईवी एंटर कर गया होगा शायद बॉडी में, तो उसे कम से कम 2 to 12 वीक्स वेट करना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के लिए। 2 to 12 वीक्स के अंदर करा रहा है अगर, तो उसका टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एचआईवी एंटर किया है तब भी नेगेटिव, एचआईवी एंटर नहीं किया है तब भी नेगेटिव। तो रिजल्ट हमेशा ही नेगेटिव आना है, तो क्यों करा रहे हो? अगर वाकई में रिजल्ट सही जानना है, तो 2 to 12 वीक्स का वेट करो, विंडो पीरियड निकल जाने दो, बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडीज बन जाने दो, अगर बननी होंगी तो बन जाने दो, ताकि जो भी रिजल्ट आए विंडो पीरियड के बाद एलाइजा का, वो रिलायबल हो।
अगर इसके बाद भी एलाइजा नेगेटिव आ रहा, इसका मतलब एचआईवी की एंट्री नहीं हुई, और इसके बाद अगर पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब एचआईवी की एंट्री हो गई। बात समझ में आ गई? तो ऐसा होता है, बहुत सारी डिजीजेस में होता है। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर ये विंडो पीरियड का कंसेप्ट क्या केवल एचआईवी में? नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बोलते भी होगे सर टेस्ट करा ले क्या, बोलते रुक जाओ थोड़ा, 2-3 दिन रुक जाते हैं, फिर देखते हैं। कोविड-19 में भी ऐसा बोलते थे डॉक्टर, फीवर आया, आपने कहा सर आरटीपीसीआर करा ले आज ही, वो बोलते नहीं 3-4 दिन रुक जाओ थोड़ा सा, सिम्टम्स वगैरह आ जाने तो फिर देखते हैं, फिर कराएंगे आरटीपीसीआर, क्योंकि हो सकता है कि अभी आरटीपीसीआर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो वो तो फॉल्स नेगेटिव होगा ना अगर आ गया तो। समझ में आ रही ना बात? तो हर जगह विंडो पीरियड का कंसेप्ट होता है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट, विंडो पीरियड, ये समझ में आ गया ना? अब इसके अलावा बनता है कंफर्मेटरी टेस्ट का फंडा। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पे क्या है? एक तो है वेस्टर्न ब्लॉट, एक क्या है? वेस्टर्न ब्लॉट, और एक है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये नाम याद रखने हैं, वेस्टर्न ब्लॉट एंड पीसीआर। वेस्टर्न ब्लॉट जो है ये भी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, ये भी किसे डिटेक्ट करता है? एंटीबॉडीज को ही डिटेक्ट करता है, यानी ब्लड में दिखता है किसे? एंटीबॉडीज को। ये भी एंटीबॉडीज, ये भी एंटीबॉडी। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात करोगे, सेंसिटिविटी की बात करोगे, तो वेस्टर्न ब्लॉट बेटर है एलाइजा से। मतलब थोड़ी सी भी एंटीबॉडीज अगर मिल जाए तो वेस्टर्न ब्लॉट पॉजिटिव आ जाता है। तो फिर आप बोलोगे इसका मतलब कि विंडो पीरियड में वेस्टर्न ब्लॉट करा लो? नहीं, उस टाइम कोई सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट थोड़ा कॉस्टली है, रिजल्ट आने में भी टाइम लगता है। इस वजह से स्क्रीनिंग टेस्ट आप एलाइजा को ही बोलोगे। कंफर्मेटरी टेस्ट कराया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट, मतलब अगर एलाइजा पॉजिटिव आ जाता है तो ही फिर वेस्टर्न ब्लॉट कराने की सजेशन दी जाती है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी भी बेटर है और सेंसिटिविटी भी बेटर है। और एलाइजा के साथ दिक्कत है इसमें फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव दोनों ही तरह के फंडे होते हैं। तो ये सब आगे आप समझोगे कि एलाइजा के रिजल्ट्स जनरली रिलायबल नहीं होते हैं कई बार, इस वजह से फिर आगे जाकर के वेस्टर्न ब्लॉट की सजेशन दी जाती है। जो पीसीआर है ये किसे डिटेक्ट करता है? ये न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करता है। न्यूक्लिक एसिड, वो भी किसका? एचआईवी का। तो एचआईवी का क्या होता है? आरएनए। तो ये आरएनए डिटेक्ट करता है। अगर बॉडी में एचआईवी का आरएनए दिख गया, इसका मतलब क्या है? एचआईवी का इन्फेक्शन हो रखा है। तो पीसीआर किसे डिटेक्ट करता है? आरएनए, न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करता है। पीसीआर टेक्निक इनमें सबसे अच्छी टेक्निक है, बेस्ट। बेस्ट अगर बोला जाए तो कौन है इनमें? पीसीआर। पीसीआर, और इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा भी आपको जेनेटिक्स में। पीसीआर होती है एक रिएक्शन, चेन रिएक्शन बोलते हैं इसको, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पढ़ने को मिलेगी आपको जेनेटिक्स में। वहां क्या होता है? इसका यूज होता है डीएनए की कॉपीज बनाने में, आरएनए की कॉपीज बनाने में, उसमें यूज होता है इसका। तो डीएनए की कहीं पर भी अगर कॉपीज बनानी है ना, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज कर लेते हैं, है ना? वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये हो गया बेटा डायग्नोसिस का एक आइडिया। बस अपनी एनसीईआरटी में तो सिर्फ एलाइजा की बात की गई है, इनकी बात तक नहीं की गई, तो आप तो एलाइजा को ही समझ लो, उतना ही बहुत। बात समझ में आ गई ना? अब क्या मैंने ट्रीटमेंट की बात की थी? नहीं की थी। तो ट्रीटमेंट फटाफट देख लो। ट्रीटमेंट तो वैसे इजिली समझ में आ जाएगा आपको। ट्रीटमेंट ऑप्शंस है क्या? ट्रीटमेंट ऑप्शंस है इनहिबिटर्स। जो एंजाइम के इनहिबिटर्स है ना, वही ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। जो एंजाइम पढ़े थे ना, RIP, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है। मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा आई इनहिबिटर्स भी है। मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन है जो इंटीग्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तीसरा, पी इनहिबिटर्स भी है। मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन भी अवेलेबल है जो उनके प्रोटीएज एंजाइम को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी एंजाइम इनहिबिट होगा तो क्या उनका रेप्लिकेशन सक्सेसफुली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा, प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा। प्रोग्रेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ठीक हो जाओगे आप। लेकिन ये थियोरेटिकली सही लग रहा है कि मतलब पूरा का पूरा एक तरह से रेप्लिकेशन बंद हो गया, मल्टीप्लीकेशन बंद हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो ऑप्शंस है ना, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस, ये इनकी इफेक्टिवनेस 100% नहीं है। मतलब आप सोचो कि आपने आर इनहिबिटर्स ले लिए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पूरी तरह से इनहिबिट हो गया, मतलब कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहा, यानी उनका रेप्लिकेशन बंद हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सेल्स में एचआईवी का रेप्लिकेशन जो है वो हो सकता है रुक जाए, क्योंकि वहां पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आप काम ना कर पा रहा हो। लेकिन कुछ सेल्स में ये मेडिसिन प्रॉपर काम ना कर पाने की वजह से
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वहां करता रहता है काम और रेप्लिकेशन होता रहता है। मतलब इनकी इफेक्टिवनेस 100% नहीं है। मतलब आप सोचो कि रेप्लिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाता हो हर सेल में एचआईवी का, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ सेल्स में नहीं हो पाता, लेकिन कुछ सेल्स में तो चलता ही रहता है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब रेप्लिकेशन जीरो नहीं हुआ, रेप्लिकेशन स्लो हुआ है। मतलब जितनी स्पीड से रेप्लिकेशन हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, अब उतनी स्पीड से नहीं होता। यानी एचआईवी का नंबर बॉडी में जिस स्पीड से बढ़ रहा था, अब उस स्पीड से नहीं बढ़ता था। तो बताओ, अगर स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा उतनी, तो कहीं ना कहीं उतनी स्पीड से आप डेथ की तरफ नहीं जाओगे। समझ रहे ना बात को? यानी डेथ की तरफ आप थोड़ा स्लो स्पीड से जाओगे, जाओगे तो है ही। इसका यह मतलब हुआ कि ट्रीटमेंट कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, पार्शियली इफेक्टिव है। तो जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो क्या है? पार्शियली इफेक्टिव है। इनसे क्या कर सकते हो आप? डेथ को रोक नहीं सकते, प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल, रोका नहीं जा सकता डेथ को। इसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो? प्रोलॉन्ग कर सकते हो, टाल सकते हो थोड़ा सा, मतलब पोस्टपोन कर सकते हो। कि पता चला आज की डेट में होनी थी डेथ, अब आगे 3 to 4 मंथ्स के बाद डेथ होगी, अगर मेडिसिन लेते रहोगे तो। समझ में आ गई बात? तो ट्रीटमेंट क्या है? ओनली पार्शियली इफेक्टिव, कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट डेथ को नहीं किया जा सकता, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल इन केस ऑफ एड्स। बात समझ में आ गई? हालांकि बीच में साइंटिस्ट ने कुछ और भी ट्राई करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार इफेक्टिवनेस चलो इसकी 100% नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन में दें तो इफेक्टिवनेस अच्छी खासी हो जाएगी ना। तो उन्होंने क्या किया? आर इनहिबिटर्स, आर इनहिबिटर्स प्लस पी इनहिबिटर्स, मतलब इनका कॉम्बिनेशन देना स्टार्ट किया। और कॉम्बिनेशन जब देते हो तो वहां पर वर्ड यूज कर सकते हो क्या? कॉकटेल। तो इन्होंने कॉकटेल ट्रीटमेंट दिया, मतलब मिक्सर देने लग गए मेडिसिन का, 2 डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन का, कॉकटेल ट्रीटमेंट। और इसका एक और नाम रखा गया, हार्ट, HAART, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये नाम रखा गया इसका। तो यहां पर इफेक्टिवनेस बढ़ी, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है 2 इनहिबिटर एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवनेस तब भी 100% नहीं हुई। मतलब आप कह सकते हो ये स्ट्रेटजी भी केवल पार्शियली इफेक्टिव ही प्रूव हुई, कंप्लीटली इफेक्टिव ये स्ट्रेटजी भी प्रूव नहीं हुई। बात समझ में आ गई ना? तो ये थे ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो हमने डायग्नोसिस पढ़ा और क्या पढ़ लिया? ट्रीटमेंट। समझ में आ गई ना बात बेटा? अब आप देखोगे इसके बाद लास्ट है प्रिवेंशन। तो आप देखोगे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखे हुए प्रिवेंशन में। तो पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश करोगे, हालांकि ये आप पढ़ सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी समझाने लायक, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। कि देखिए सबसे पहले पॉइंट में बात की गई है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हर जगह बात सही होती है, और यहां पर तो और भी ज्यादा सही है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर क्योर अवेलेबल है ही नहीं। अरे जब ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं हो अच्छा खासा, तो फिर तो प्रिवेंशन ही एक ऑप्शन बचता है आपके पास। तो यहां पर प्रिवेंशन ही बेटर है, एचआईवी के ट्रांसमिशन को रोकना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी तक प्रॉपर अवेलेबल नहीं हुआ है। अब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसमिशन को रोका भी जा सकता है, इसलिए क्यों? क्योंकि जो एचआईवी का ट्रांसमिशन है वो एक एक तरह से कह सकते हो आप कि बिहेवियर एक पैटर्न होता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। मतलब जानबूझ करके डिजीज बुलाई जा रही होती है बॉडी में, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न, मतलब आप कॉन्शियस होते हो जब ये एचआईवी आ रहा होता है। जनरली क्या होती है, मैक्सिमम डिजीजेस ऐसी है, इन्फेक्शियस डिजीज, कि जब वो उनका पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा होता है, तब आपको पता ही नहीं होता है कि वो पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है। लेकिन एचआईवी का जब ट्रांसमिशन होता है, जब एचआईवी की एंट्री होती है आपकी बॉडी में, तो आपको पता होता है कि यहां पर एचआईवी की एंट्री पॉसिबल है। इसे बोला जाता है कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। आप खुद सोचो, आपने अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, बताओ चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता है जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो तो आपको मालूम है यहां से एचआईवी की एंट्री हो सकती है। अवॉइड किया जा सकता था, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, चांसेस बन गए, ट्रांसमिशन हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो रहा, ब्लड बैंक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करके ब्लड देता। अगर वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करके देता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार लापरवाही कर देते हैं, पता है उन्हें कि आप लापरवाही कर रहे हैं, हमसे एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है, रोका जा सकता था, नहीं रोका, हो गया। समझ आए ना बात को? इसके अलावा
कोई फीमेल है HIV पॉजिटिव है, उसे मालूम था कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो फीटस या बेबी को HIV इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन तब भी प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं की। मतलब हो गया तो रोका जा सकता था इस चीज को भी। अब आप देखो ना, हर केस में जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए, हर केस में पता था कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, रोका जा सकता था, इसलिए नहीं रोका गया, तभी तो हुआ ना। समझ रहे हो बात को? जबकि आप निमोनिया टाइफाइड वगैरह की बात करो, आप एयर ले रहे हो, एयर लेना जरूरी है, ऑक्सीजन लेना जरूरी है, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना कभी भी। अब इस एयर के साथ किसके क्या ड्रॉपलेट्स आ जाए आपको थोड़ी ना पता है, इसे नहीं रोका जा सकता था, इसे नहीं रोका। आपको नहीं पता कि अभी आपकी बॉडी में कौन सा पैथोजन एंटर कर रहा है एयर के थ्रू। आप जब फूड खा रहे हो, आप जब वाटर ड्रिंक कर रहे हो, आपने पूरी कोशिश की हाइजीनिक लेने की, लेकिन तब भी वहां पर पॉसिबिलिटी कई बार बन जाती है बैक्टीरिया वगैरह के जाने के साथ में। फूड तो लोगे ही ना, वाटर तो ड्रिंक करोगे ही ना, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप क्या उससे ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या कर सकते हैं, हाइजीनिक लेने की। लेकिन हाइजीनिक लेने पर भी कई बार होता है कि थोड़ा बहुत कंटेमिनेशन पहुंच जाता है। हो गया लोग, समझ में आ रही बात? तो ये जो डिजीजेस होती है, बाकी की इन्फेक्शियस डिजीज, ये इनएडवर्टेंटली होती है, मतलब आप कह सकते हो जानबूझ करके नहीं होती, अनजाने में होती है। लेकिन ये जो एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, ये जानबूझ करके हो रहा है, एक तरीके से कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। यहां ऐसा नहीं बोल सकते इनएडवर्टेंट, अनजाने में नहीं हो रही है, सब कुछ जानबूझ करके हो रही है। ये जो भी चीजें थी उन्हें अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया, यानी इग्नोर कर गए, इग्नोर कर गए। यानी एड्स का जो पेशेंट है वो केवल इग्नोरेंस की वजह से मरा है, अगर मरा है तो इसलिए बोला जाता है एड्स के लिए डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से मत मरो, इग्नोर मत करो उन चीजों को जिनकी वजह से HIV का ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। समझ में आ रही ना बात? तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से कौन सी हो सकती है डिजीज? एड्स। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस किसके लिए बोला जाता है? एड्स के लिए। ये क्वेश्चंस छोटे मोटे बनते रहते हैं। अब इसके बाद कुछ लोग बोल देते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी होता है HIV का ट्रांसमिशन। सही बात भी है, कई लोगों को पता नहीं होता कि HIV का ट्रांसमिशन ऐसे होता है। आपको कौन सा पता था जब आपने टॉपिक नहीं पढ़ा था? तो मुझे कौन सा पता था जब मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाया था? बात समझ रहे हैं ना? तो अभी तो आप तो बायो वाले हो, तो पढ़ने का मौका मिल गया। जरा मैथ्स वालों का सोचो हाल, कॉमर्स वालों का सोचो हाल, आर्ट्स वालों का सोचो हाल, उन्हें तो पढ़ने का मौका तक नहीं मिल रहा है कभी, फिर उनका क्या होगा? और चलो ये तो फिर भी है, पढ़ने लिखने वाले लोगों की बात कर रहे हो, इलिटरेट भी होते हैं, फिर उन्हें कहां से पता चलेगा ये सब HIV का ट्रांसमिशन ऐसे होता है? तो अगर वो चाहते भी है कि ना हो, अब भी हो जाएगा ना, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। फिर उस केस में क्या, उनकी बात फिर सही भी है, उनको अवेयरनेस उनके अंदर फैलानी होगी उन लोगों के बीच में। ये काम किसका होता है? गवर्नमेंट का। तो फिर गवर्नमेंट ने इसलिए तो एक बॉडी बना रखी है, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO, जिसका आपने लोगो भी देखा होगा, इस तरह का लोगो होता है, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, नाको, NACO, नाको, ये एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस क्रिएट करो लोगों के बीच में, बताओ लोगों को कि HIV का ट्रांसमिशन ऐसे होता है, क्योंकि लोग जितना ज्यादा अवेयर होंगे उतना ही HIV का ट्रांसमिशन कम होगा। समझ रहे हैं ना बात को? इसमें NGOs भी हेल्प कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हेल्प कर रहे हैं, वो भी अपनी तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। WHO भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। WHO ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे HIV का ट्रांसमिशन काफी हद तक कम हुआ है। तो WHO, गवर्नमेंट, नाको, NGOs, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं ताकि HIV का ट्रांसमिशन क्या हो सके? कम हो सके। जैसे अगर मैं WHO या गवर्नमेंट के स्टेप्स की बात करूं, तो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है वहां पे कि जो ब्लड बैंक्स है उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, और ब्लड बैंक्स को वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करना कंपलसरी है, अगर नहीं करेंगे तो उनका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। और उस प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल ये है कि उन्हें ब्लड की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, आगे ब्लड दिए जाने से पहले देखना है कि कहीं वो ब्लड एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी जैसी डिजीजेस से अफेक्टेड या इन्फेक्टेड पर्सन का तो नहीं है। बताओ, अगर वहीं पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होने लग जाए, बताओ HIV के ट्रांसमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अच्छा स्टेप है। इसके अलावा जो आप कह सकते हो कि जो सिरिंजेस होती है, निडल्स होती है, जो यूज हो रही होती है हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, उनका यूज कर दिया गया डिस्पोजेबल वालों का। पहले ग्लास वाली यूज हुआ करती थी, तो ग्लास वाली तो मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती थी,
तो मल्टीपल टाइम्स यूज होने पर तो एचआईवी के ट्रांसमिशन पॉसिबल है, समझाया था मैंने आपको। लेकिन डिस्पोजेबल वाला फंडा अप्लाई कर दिया तो अब चांसेस क्या हो गए, काफी कम हो गए। इसके अलावा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, हॉस्पिटल्स वगैरह के थ्रू फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाए जा रहे हैं कॉन्डोम्स वगैरह, क्योंकि तो कॉन्डोम्स ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है जिनका एक एडिशनल बेनिफिट है कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एड्स जैसी एसटीआईज से। ये भी एक अच्छा मतलब आप कह सकते हो स्टेप है गवर्नमेंट का। इसके अलावा आप बोल सकते हो यहाँ पे कि लोगों को अवेयर करना है ना, कि फ्री सेफ सेक्स करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रखने, अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ये भी एक अच्छा स्टेप। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि ड्रग एब्यूज को रोकना किसी तरीके से, क्योंकि इंट्रावीनस जो ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उनके बीच में भी एचआईवी ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर ड्रग एब्यूज को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो एचआईवी ट्रांसमिशन वो भी तो कंट्रोल हो जाएगा, काफी हद तक की नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी प्रोटोकॉल सेटअप किए गए हैं, तो जिससे एचआईवी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने में क्या मिली है, काफी हेल्प मिली है। इसके अलावा यहाँ एक बात और लिखी है कि एचआईवी एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसको बताया जाना चाहिए, है ना, मतलब छुपाया नहीं जाना चाहिए। मतलब कि कोई पर्सन है जिसको पता लग गया कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, अब वो ये बात छुपाई जा रहा है, वो बता नहीं रहा, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो बताएगा नहीं तो उसके थ्रू कई लोगों को क्या हो सकता है, एचआईवी का ट्रांसमिशन हो सकता है। जैसे मान लो बात ये बताई ना, तो कई लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, या कई लोगों को अपना ब्लड डोनेट कर दे डायरेक्टली, तो मतलब एचआईवी का ट्रांसमिशन होने के चांसेस है कि नहीं। लेकिन अगर वो बता दे तो कहीं ना कहीं लोग उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस मामले में रहेंगे कि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे या फिर उससे ब्लड रिसीव नहीं करेंगे, तो बताओ काफी लोग बच सकते हैं ना कहीं एचआईवी के इन्फेक्शन से। तो यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि बताया जाना चाहिए। अब कुछ लोग नहीं बताते क्योंकि सोसाइटी के लोगों का बिहेवियर वो देख लेते हैं एड्स पेशेंट के साथ, कि उनके साथ कैसा बिहेव कर रही है सोसाइटी, बिल्कुल डिस्टेंस बना ली है, उनके साथ अब बात तक नहीं करते, उनके साथ अब बिल्कुल दूरी बना ली, उन्हें कभी इनवाइट भी नहीं करते साथ में, क्योंकि मिसकंसेप्शंस जो है सोसाइटी में तरह तरह के बताए थे मैंने आपको मिसकंसेप्शंस। तो वो ऐसा देख लेते तो उनके अंदर डर बैठ जाता है कि अगर हमने बता दिया तो सोसाइटी हमारे साथ भी ऐसा बिहेव करेगी, तो फिर वो नहीं बताते, उन्हें पता चल भी जाता तो नहीं बताते कि हमें एचआईवी हो गया, नहीं बताते, वो डरते हैं वो, क्योंकि बताते ही उन्हें लगेगा कि हमारे साथ भी ऐसा बिहेव होने वाला है। तो इस चक्कर में क्या होता है, सोसाइटी का नुकसान ही होता है बल्कि, क्योंकि अगर मान लो ऐसा है और उसने फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया या ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, वो तो एचआईवी ट्रांसमिशन फैलेगा ही तो ना। इसीलिए गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जो एचआईवी ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है ना, उनमें फ्री चेकअप कैंप्स लगाती है, एचआईवी ससेप्टेबल पॉपुलेशन, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स वाली जो पॉपुलेशन होती है, ताकि जो एचआईवी पॉजिटिव लोग हैं वो सामने आ सके। जितने ज्यादा सामने आएंगे उनसे फर्दर एचआईवी का ट्रांसमिशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए फ्री चेकअप कैंप्स लगाते ताकि ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जा सके कौन कौन है इस पॉपुलेशन में एचआईवी पॉजिटिव। तो उनको जैसे ही पता लगता है फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया जाता है कि आगे की लाइफ हमें कैसे क्या मैनेज करनी है, सारी चीजें। लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सोसाइटी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि सोसाइटी को भी थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। जब क्लियर ही हो गई है कई चीजें कि कैसे कैसे एचआईवी का ट्रांसमिशन होता है, तो वो मिसकंसेप्शंस हटाने चाहिए सोसाइटी को, और ऐसे लोगों को सिंपैथी के साथ देखा जाना चाहिए या उनकी हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें इग्नोर करने लगे। क्योंकि इग्नोर करोगे तो लोग बताने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, और बताएंगे नहीं तो नुकसान अल्टीमेटली सोसाइटी का ही है। तो यहाँ एक लास्ट में एक पॉइंट लिखा जा रहा है कि एचआईवी या एड्स एक ऐसी मेलेडी है, मेलेडी मतलब सीवियर प्रॉब्लम है, जिसको लोगों को मिलकर के सॉल्व करना होगा। किस किस को, सोसाइटी को भी और मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी। मेडिकल फ्रेटर्निटी का मतलब डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो सब, साइंटिस्ट वगैरह भी, इन सबको मिलकर के इसे सॉल्व करना होगा। बिना सोसाइटी की हेल्प के एचआईवी ट्रांसमिशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई ना। तो ये सारी बातें लिखी हैं, आप प्रिवेंशन पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, कहानी वाली बात है, समझते रहिएगा बैठ करके। बताया ना सीवियर प्रॉब्लम, इंग्लिश है बेटा ये, मैं बायो पढ़ाता हूँ। चलो एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमने बीच में छोड़ा था, एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड
इन्फेक्शंस। ये टॉपिक आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मिलेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज शॉर्ट में बोलते हैं एसटीआईज। इन्हीं का एक और नाम है वेनेरियल डिजीजेस, शॉर्ट में बोलते हैं वीडीज। एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, शॉर्ट में बोलते हैं आरटीआईज। आरटीआईज ये लीजिए। तो ये तीनों नेम एक जैसे ही हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एसटीआईज, वेनेरियल डिजीजेस। बाद में तो पूछ सकते हो बेटा, बाहर पूछ लेना आराम से क्वेश्चन ना, आराम से जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे होते मैंने आपको बोला है कि आप लिख लो आराम से और बाहर पूछ लो जो भी ये मन में आते हैं ना इस तरह क्वेश्चन के, सर ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए, ऐसा होता अगर वैसा होता अगर, तो आराम से बाहर पूछ लिया करो, है ना। तो देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एसटीआईज, इसी को हम वेनेरियल डिजीजेस बोलते हैं वीडीज, इसी को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं आरटीआईज। अब देखो ये तो सिनोनिम्स है, अपन तो अभी सिर्फ इसी टर्म को लेकर के चलते हैं, सबसे पॉपुलर टर्म यही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, शॉर्ट में क्या बोलते हैं एसटीआईज। पहले इसी को बोला जाता था एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एक अपडेट में एसटीडीज को एसटीआईज कर दिया। तो हेडिंग तो चेंज कर दी लेकिन कंटेंट में आज भी एसटीडी ही लिखा हुआ है, तो पूरा नहीं किया एडिट, है ना। तो इस तरह से होता है, मतलब दोनों ही नेम सही है, एसटीडीज भी सही है, एसटीआईज भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, नेम से क्लियर है। ऐसे इन्फेक्शंस या ऐसी डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू, उन्हें क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो अगर कोई भी डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है तो उसे आप क्या बोल सकते हो, एसटीडी या एसटीआई बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब इनके एग्जांपल्स देखो, तो नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल्स लिखे हैं, एक टेबल बनी हुई है, एक बार बोल लेने हैं सारे। देखिए सबसे पहले लिखा है गोनोरिया, गोनोरिया। सेकंड लिखा हुआ है यहां पर जेनाइटल हर्पीज, एक लिखा है जेनाइटल वर्ड्स, इसके अलावा एक लिखा हुआ है यहां पर सिफिलिस, एक लिखा है यहां पर ट्राइकोमोनियासिस, एक लिखा है यहां पर क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस। दो और लिख दीजिए उसी में, एक होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, और एक और लिख दीजिए एचआईवी या फिर एड्स। ये भी तो एसटीआई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। और आप देखोगे बॉक्स में एक और लिखा हुआ है इबोला, इबोला वायरस डिजीज, इबोला वायरस डिजीज, ये भी एसटीआई में काउंट कर सकते हो, हालांकि डिक्लेयर नहीं हुई अभी, लेकिन सीमेन से हो सकती है भी, इसलिए इसको भी आप एसटीआई की कैटेगरी में रख सकते हो। तो आप देखो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट पेज पर, इन सभी के पैथोजेंस भी लिखे हुए हैं। आपकी अगर कैपेसिटी अच्छी है मेमोराइजिंग तो आप इन्हें याद भी कर सकते हो, अगर पूरा याद नहीं कर सकते तो कम से कम ये याद रख लेना कि कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी प्रोटोजोअन है, कौन सी वायरल है, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब यहां पर क्या है, ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, इनकी, तो ये सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होती, आपने पढ़ा भी है, ये कुछ और रूट से भी होती हैं, जैसे पेरेंटल रूट, ब्लड कॉन्टैक्ट रूट, जैसे प्लेसेंटल रूट, प्लेसेंटा के थ्रू, जैसे कोलोस्ट्रम के थ्रू भी। तो यानी भले ही एसटीआईज हैं लेकिन सिर्फ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होती, इनके ट्रांसमिशन के कुछ और रूट्स भी होते हैं। ये भी बात यहां पर लिखी हुई है, वो आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर बात की जाए इन सभी में तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो क्या है, एचआईवी या एड्स है। ये भी आप समझ चुके हो, पढ़ भी लिया आपने पूरा का पूरा टॉपिक। तो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है इनमें से, एचआईवी या एड्स, ठीक है। इसके बाद यहां पर बात आती है कि यहां पर अगर हम बात करें जेनाइटल हर्पीज की, जेनाइटल हर्पीज की, हेपेटाइटिस बी की और एचआईवी या एड्स की, इन थ्री डिजीजेस की, कौन कौन सी, कौन कौन सी, जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी या फिर एड्स, इनकी अगर हम बात करें
तो इनका कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट से मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पार्शियली इफेक्टिव तो अवेलेबल है लेकिन कंप्लीटली इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। किस किस का? जेनेटल हर्पीज का, हेपेटाइटिस बी का और एचआईवी या फिर एड्स का। लिखे हुए सारे पॉइंट आप तो सुनोगे समझ में आ जाएंगे आपको पूरे। तो इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी है इन सभी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन उन सभी का ट्रीटमेंट तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब अर्ली स्टेज में ही वो क्या हुई हो, डायग्नोस हुई हो, और अर्ली स्टेज में ही आपने ट्रीटमेंट लेना क्या कर दिया हो, स्टार्ट कर दिया। तभी अगर वहां पर भी लेट करोगे, लेटर स्टेज हो गई, सीवियर हो गई वो डिजीज, तो वहां पर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये 3 डिजीज याद रखना, जेनेटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी और एड्स। और इसका तो आप पढ़ ही चुके हो, है ना। अब बात करते हैं इसके बाद कि फिर अगर अर्ली स्टेज में पता लगाना है तो फिर कैसे पता लगे। तो अर्ली स्टेज में पता लगेगा अर्ली सिम्टम्स से। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं, बस इनको नोटिस करना होता है। तो जो भी अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनर होते हैं, हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ये जेनाइटल रीजन से रिलेटेड ही सिम्टम होते हैं। जेनाइटल रीजन मतलब सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड रीजन जो होता है उसको जेनाइटल रीजन बोलते हैं, जिसको अपन लोग पेल्विस रीजन भी बोल देते हैं, प्यूबिक रीजन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या होगी? यहाँ पर हो सकता है आपको इचिंग हो रही हो, खुजली हो रही हो सकता है यहाँ से फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता हो कि यहाँ पर स्वेलिंग हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो ये इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, वहां पर स्वेलिंग हो सकती है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है इसमें जेनेटल रीजन। तो अगर ये वैसे तो देखा जाए तो बहुत हल्के फुल्के सिम्टम है, क्योंकि ये सिम्टम्स तो कुछ और कंडीशंस में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स तब आ रहे हैं जब आपने किसी एक अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है, या भली नोन के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों ना किया हो, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के कुछ दिनों के बाद अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं कि जेनेटल रीजन में इचिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, ये सारी चीजें, तो फिर इनको सीरियस लेना चाहिए, डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, डायग्नोसिस कराना चाहिए प्रॉपर कि कोई एसटीआई तो नहीं है। अगर कोई एसटीआई नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई एसटीआई हुई तो आप देखो ना, इन 3 को छोड़कर के बाकी का ट्रीटमेंट तो है ना कम से कम अवेलेबल, कम से कम इफेक्टिवली ट्रीटमेंट तो हो जाएगा ना, कम से कम एसटीआई खत्म तो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर ये होते हैं अर्ली स्टेज के सिम्टम्स। तो ये बात होती है कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये मेल में तो काफी प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब मेल में तो बहुत आराम से दिख जाते हैं सिम्टम्स, फीमेल में सिम्टम्स उतने प्रोमिनेंट नहीं होते। प्रोमिनेंट मतलब क्लियर नहीं होते कई बार, और कई बार तो सिम्टम्स आ भी नहीं पाते हैं। तो पता चला फीमेल कई बार कैसी बनी रहती है, एसिम्प्टोमेटिक बनी रहती है, कि पता चला फीमेल में सिम्टम्स ही नहीं आ रहा है। तो पता चला अर्ली सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो फीमेल को तो पता ही नहीं चलेगा कि उसको कोई एसटीआई हो गई है। और वो हाँ मान लो एसटीआई है, तो बताओ एसटीआई में जो अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट पॉसिबल था भी, बताओ वो अर्ली स्टेज खत्म हो गई, लेटर स्टेज में तो उसका ट्रीटमेंट वहां नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं। तो वहां पर क्या होता है, कई बार कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। तो फीमेल में कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। फीमेल के साथ एक और दिक्कत है कि फीमेल को अगर मान लो सिम्टम्स समझ में आ भी गए, तब भी क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा जिसको बोलते हैं सामाजिक कलंक। सामाजिक कलंक क्या कहेंगे लोग, है ना, कि अगर किसी फीमेल को अगर मान लो एसटीआई हो जाए तो लोग उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये भी थोड़ा सा एक सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। इस वजह से फीमेल्स जो है ना, वो डॉक्टर के पास जाने में डरती है या दूसरों को बताने में डरती, भली उनको सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन फिर भी वो फीमेल्स दूसरों को नहीं बताती, डॉक्टर्स को नहीं बताती। और उस वजह से भी कई बार जो अर्ली स्टेज है वो लेटर स्टेज में बदल जाती है, ट्रीटमेंट पॉसिबल होना फिर पॉसिबल नहीं रह जाता। समझ में आ गई ना बात? तो ये होती है फीमेल्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब यहाँ क्या होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वैसे फीमेल में ही कॉम्प्लिकेशंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए इन सभी का। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है? कॉम्प्लिकेशंस में लिखे हुए हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पीआईडीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस मतलब पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन मतलब समझ रहे हो, वो रीजन जहां पर जेनेटल ऑर्गन्स है, सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मतलब उसमें आप कह सकते हो ओवरीज की बात कर लो फीमेल के अंदर, यूटरस की बात कर लो, सर्विक्स की बात कर लो, फैलोपियन ट्यूब की बात कर लो, वेजाइना की बात कर लो,
इन सब में क्या आ जाता है, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो ये कोई अच्छी नहीं होती इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग। इसके अलावा और क्या यहाँ पर बनता है, यहाँ पर हो सकता है कि एबॉर्शंस होने लग जाए, एबॉर्शंस के केसेस भी बढ़ जाते हैं। फीमेल प्रेग्नेंट तो होती है लेकिन पूरी प्रेगनेंसी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। पता चला 9 मंथ पूरे कंप्लीट हो जाए और एक हेल्दी बेबी का बर्थ हो, पता चला बीच में ही प्रेगनेंसी क्या हो गई, अबॉर्ट हो गई, यानी अनडेवलप्ड बेबी ही बाहर आ गया, उसको क्या बोलोगे, एबॉर्शन। ये प्रॉब्लम बन जाती है। पता चला प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई लेकिन बर्थ हुआ एक डेड बेबी का, इसको क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ। कि बर्थ तो हुआ बेबी का लेकिन स्टिल बर्थ हुआ, मतलब डेड बेबी का बर्थ हुआ, मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी केस बन जाता है कई बार, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब एबनॉर्मल प्रेगनेंसी। आगे मैं आपको बताऊंगा जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि अगर इम्प्लांटेशन यूटेरस के अलावा किसी और जगह हो जाए, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बनते हैं और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उस फीमेल की डेथ तक हो सकती है। तो ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके अलावा कैंसर तक हो सकता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर भी हो सकता है। पता चला सर्वाइकल कैंसर हो गया, सर्विक्स का कैंसर, जो कि बहुत कॉमन भी है इंडियन फीमेल्स के अंदर, तो वो भी हो सकता है। तो ये इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, ये कोई छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ भी इनमें से हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो यानी ज्यादा अच्छा है कि अगर फीमेल को, वैसे तो एसिम्प्टोमेटिक है तो ठीक है, पता ही नहीं चलेगा तो क्या किया जा सकता है, लेकिन अगर फीमेल को थोड़े बहुत भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फिर एक डॉक्टर से कांटेक्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि वरना आगे जाकर के ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं बनेगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई? तो ये फंडा होता है। इसके बाद आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बात भी की गई है कि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती है एसटीआई वगैरह, तो इसलिए गवर्नमेंट जो भी अपने हेल्थ प्रोग्राम चलाती है उनमें एसटीआई को प्रायोरिटी पर रखती है। तो आप देखो ना, गवर्नमेंट के आप जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें प्रायोरिटी पर बात की जाती है किसकी, एसटीआई की। फिर इसके बाद एक बात आती है कि वैसे तो ये एसटीआई किसी को भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है 15 टू 24 ईयर्स वाला, इस एज ग्रुप के लोगों को एसटीआई के चांसेस या इनमें एसटीआई के इंसिडेंसेस सबसे ज्यादा देखे गए हैं, और ये वो एज ग्रुप है जिसको आप सब बिलोंग करते हो। एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसा कि आपका जो एज ग्रुप है 15 टू 24 ईयर्स वाला, इस एज ग्रुप में एसटीआई के इंसिडेंसेस सबसे ज्यादा देखे गए, सबसे ज्यादा। और उसके रीजन भी है क्योंकि मैच्योरिटी नहीं होती, तो अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेना, या फिर प्रॉपर वे में समझना होना कि कब हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना है कब नहीं करना, ये सारी चीजें नहीं होती है। इस वजह से एसटीआई के इंसिडेंसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये 15 टू 24 ईयर्स। लेकिन एनसीईआरटी समझा रही है कि होते जरूर है आपके इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इंसिडेंस है, लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन पॉसिबल है इनसे। कैसे? तो वहां पर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिखे हैं नेक्स्ट पेज पर सबसे ऊपर, कि क्या करना है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर या अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करना है। ये एनसीईआरटी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज कोइटस यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर कॉन्डोम यूज करना है। अब कॉन्डोम वाली बात ये कई जगह आ रही है, ये मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी पढ़ाऊंगा कि कॉन्डोम एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका एक एडिशनल बेनिफिट होता है कि वो हमें एसटीआई से प्रोटेक्ट करता है। हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की खास बात नहीं है, ये कॉन्डोम जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ही खास बात है। तो ये एडिशनल बेनिफिट वाला पॉइंट वहां भी आएगा, ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है बार बार कि अगर अननोन सेक्सुअल पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो भी रहा है तो वहां पर कॉन्डोम यूज करते हुए। तो यहां पर याद रखना, कॉइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर इसके बाद बात लिखी है क्या, कि यहां पर अगर मान लो कभी कुछ सिम्टम्स आने लग जाए एसटीआई से रिलेटेड, तो तुरंत एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। क्वालिफाइड लिखा है, किसी के पास भी नहीं चले जाना है। ये रोड के किनारे जो तंबू गाड़े रहते हैं इनसे नहीं कांटेक्ट कर लेना है, जो नीम हकीम वगैरह होते हैं ना, इनसे नहीं मिलना है कि जड़ी बूटी के संपर्क में आ गए आप, नहीं।
प्रॉपर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी एसटीआईज का ट्रीटमेंट इफेक्टिव अवेलेबल है अगर अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाए। बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी बातें लिखी हुई आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काम की जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दी। समझ में आ गई ना बात बेटा? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब यहां पर देखो मैंने आपको पढ़ने को कुछ दिया था, पढ़ करके आए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अरे दिया था बेटा, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं थी बेटा। ये देखो ना, यहीं पर वाला बोला था ना मैंने, पेज नंबर कौन सा है, 29, बोला नहीं था? अच्छा रिकॉर्डिंग भी है? अरे बेटा इतना प्रूफ भी नहीं मांग रहा था मैं, भावनाओं को समझो यार। चलो कोई बात नहीं, शॉर्ट में पढ़ लो इसको, क्योंकि वैसे ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसमें वही सब बातें लिखी है कि डेली हमें नहाना है, खाना खाने के पहले हाथ धोना है, कहीं से आने के पहले भी धो करके आना है ना, नेल्स अपने टाइम टू टाइम प्रॉपर कट करना है, ये सारी बातें लिखी है जो कि आप सब जानते हो छोटी क्लासेस से। तो यही सब लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली पढ़ा देता हूँ आपको, फटाफट देखिएगा। तो देखिए इसमें दोनों बातें आई हैं, प्रिवेंशन की बात भी आई है और कंट्रोल की बात भी आई। सबसे पहले प्रिवेंशन की बात समझते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो भी डिस्कशन यहाँ पर किया है उसने कैसे किया है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, चाहे तो आप नोट भी कर लेना, ताकि आप जब इसको पढ़ो ना, इसको सामने रखोगे ना, तो आपको हेल्प मिलेगी काफी ज्यादा। एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ पर डिजीजेस की कैटेगरीज बना दी है। एक कैटेगरी कर दी है फूड बॉर्न डिजीजेस की, फूड बॉर्न डिजीजेस। एक कैटेगरी कर दी है एयर बॉर्न डिजीजेस की, और एक कैटेगरी बना दी है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की। फूड बॉर्न का मतलब जो फूड से होती है, वाटर से होती है, मतलब कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होने वाली डिजीजेस। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हो टाइफाइड, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हो अमीबियासिस, फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल सकते हो एस्केरियासिस। ये लीजिए। एयरबोर्न डिजीज का मतलब जो एयर से हो, मतलब एयर में प्रेजेंट जो ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल है उनसे हो। तो इसके एग्जांपल आप बोल सकते हो निमोनिया, कॉमन कोल्ड वगैरह। तो यही एग्जांपल एनसीईआरटी ने भी लिखी है यहाँ पे, ये लीजिए। वेक्टर बॉर्न डिजीज का मतलब जो कि वेक्टर से ट्रांसमिट हो, मॉस्किटो लाइक वेक्टर से ट्रांसमिट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया, फॉर एग्जांपल फाइलेरियासिस, फॉर एग्जांपल डेंगू, फॉर एग्जांपल चिकनगुनिया। ये सब डिजीज इस तरह से एनसीईआरटी ने क्लासिफाई कर रखी, और फिर बता रखा है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को कैसे प्रिवेंट करना है। जैसे फूड बॉर्न की बात की इन्होंने, तो जो फूड बॉर्न डिजीजेस है ना, इन्हें कंट्रोल करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला कि आपको फॉलो करने होंगे वो मेजर्स जो जरूरी है पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो यहां पर क्या मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन प्लस पब्लिक हाइजीन, मतलब खुद को साफ सुथरा रखो और अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है उसे साफ सुथरा रखो। अब कैसे क्या रखना है, बहुत सारी चीजें आपको पता है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिए, पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन। इसके बाद देखो जो एयरबोर्न डिजीज है, इन्हें अगर प्रिवेंट करना है तो क्या, ये तो करना ही होगा, पर्सनल हाइजीन फॉलो करो, पब्लिक हाइजीन फॉलो करो, लेकिन इसके साथ में एक चीज और करनी है, क्या, अवॉइड करना है, टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स। तो इन्फेक्टेड पर्संस और उनकी बिलोंगिंग के साथ, मतलब उनके जो सामान है, उनके जो यूटेंसिल्स हैं, उनसे क्लोज कांटेक्ट क्या करना है, अवॉइड करना है। याद करो ना, निमोनिया कॉमन कोल्ड हो सकता है ना यूटेंसिल्स वगैरह से, बिलोंगिंग से, इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात, मतलब एक तरह से। और वेक्टर बॉर्न डिजीज को क्या करना है, कैसे कंट्रोल करना है, एलिमिनेट करो। किसे एलिमिनेट करो, हाँ, टू कंट्रोल और एलिमिनेट, टू कंट्रोल और एलिमिनेट vectors and their breeding places।
तो अगर आप वेक्टर्स या उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को कंट्रोल कर लेते हो, एलिमिनेट कर देते हो, तो इसका मतलब वेक्टर को कंट्रोल कर लिया, एलिमिनेट कर दिया, तो फिर डिजीज भी तो कंट्रोल एलिमिनेट हो गई। अरे जब मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे तो मॉस्किटो से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज होंगी क्या? कभी नहीं होंगी। तो अच्छा तरीका ये है कि जो मॉस्किटो जैसे वेक्टर्स हैं उनको अपने पास पहुंचने ही ना दो, और उनके अपने पास नहीं पहुंचना है तो ऐसा करो ना कि उनको बनने ही ना दो। और वो बनते कहाँ है? ब्रीडिंग प्लेस पर। तो ब्रीडिंग प्लेस को ही खत्म कर दो ना। तो जैसे आपको मालूम है कि मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस क्या होते हैं? स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर भी रुका हुआ पानी वो उनके लिए क्या होता है? ब्रीडिंग प्लेस। तो कहीं पानी रुकने ही ना दो। जैसे कूलर में पानी भरा रहता है लंबे टाइम तक, चेंज करते रहो टाइम टू टाइम। आसपास गड्ढे हो जाते हैं कॉलोनी में, उनमें पानी भराता है लंबे टाइम तक, गड्ढों को बंद कर दो। समझ रहे हैं बात? कहीं पर कीचड़ है, वो कीचड़ जमा ना होने दो। यही सब चीजें तो होती हैं। और क्या होता है? एक और तरीका है, जैसे मान लो कहीं पर तालाब है आसपास, पॉन्ड, पॉन्ड में भी तो स्टेगनेंट वाटर होता है। अब वहां क्या किया जाए? वहां गंबूसिया फिश छोड़ाओ। गंबूसिया फिश क्या करती है? मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं उनको खाती है। बताओ मॉस्किटो की लार्वा खा जाएगी? बताओ एडल्ट बनेगी नहीं मॉस्किटो, एडल्ट मॉस्किटो बनेगी नहीं। बताओ मलेरिया कैसे होगा आपको? डेंगू कैसे होगा? चिकनगुनिया कैसे होगा? फाइलेरियासिस कैसे होगा आपको? समझ गए ना बात को? तो ये तरीका लिखा हुआ है वेक्टर में। बाकी चीजें लिखी हुई है कि घर में मच्छर नहीं आने दो, मॉस्किटो नहीं आने दो, ये जालियां लगवाओ विंडोज में। अब ये भी पढ़ाएं क्या कि जाली लगवानी चाहिए, ऑल आउट वगैरह यूज करना चाहिए, है ना, कॉइल जला लेना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें, मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। अब ये तो खुद ही पढ़ सकते हो बेटा, तो ये पढ़ना। और ये मैंने उसको समराइज कर दिया जो भी साइंटिफिक बातें। तो ये है प्रिवेंशन वाली बात। अब कंट्रोल वाली बात करते हैं। तो कंट्रोल कैसे करना? मान लो डिजीज हो ही गई तो अब क्या करें? बहुत सारे तरीके, यहाँ शाबाशी दी गई है अपने आप को, बायोलॉजिकल साइंस को, मेडिकल साइंस को। तो यहाँ बताया गया है कि हम इम्यूनाइजेशन और मेडिसिन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन में आप बोल सकते हो एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी और पैसिव इम्यूनाइजेशन भी है। हालांकि पैसिव की बात यहाँ नहीं की गई, एक्टिव की गई है। बताओ एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या आती है? वैक्सीन। तो एनसीईआरटी ने बहुत सारी बातें कर दी हैं वैक्सीन की, कि हम वैक्सीन की हेल्प से तरह तरह की इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन हमने कंट्रोल किया भी है पास्ट में। हमने कई ऐसी डिजीज को खदेड़ दिया, खत्म कर दिया, जो कभी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को खत्म किया है हमने वैक्सीन की हेल्प से। कई और डिजीज जो खत्म होने की कगार पर है, लगभग लगभग, पोलियो, टिटनस, डिप्थीरिया, ये सब भी कभी एक खतरनाक डिजीज हुआ करती थी, लेकिन आज नॉर्मल सी डिजीज मानी जाती है वैक्सीन की वजह से। समझ रहे हैं बात को? और आगे आने वाले टाइम में तो और भी वैक्सीन आने वाली है, क्योंकि अब हम वैक्सीन बनाने लग गए हैं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी हेल्प से काफी सेफ वैक्सीन बनती है, इफेक्टिव वैक्सीन बनती है। तो आगे आने वाला जमाना बायोटेक्नोलॉजी का है ही जमाना। आगे आने वाला क्या चल ही रहा है बायोटेक्नोलॉजी वाला। पैसे में बात की जाए तो आपको मालूम है कि कई डिजीज के लिए क्या है अवेलेबल? एंटी सीरम्स भी अवेलेबल है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है जल्दी रेडीमेड एंटीबॉडीज की हेल्प से। तो जैसे टेटनस हो गया, जैसे डिप्थीरिया हो गया, जैसे रेबीज हो गया, इन सब के लिए तो अच्छे क्या है? एंटी सीरम्स अवेलेबल। तो अगर ये हो जाती है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है मार्केट में। समझ में आ गई ना बात? इसके अलावा मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स। एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स अलग अलग चीज होती है। कुछ बच्चे यही समझते रहते हैं एंटीबायोटिक्स भी एंटीबॉडीज ही है। एंटीबायोटिक्स ये मेडिसिन है, एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट है। एंटीबायोटिक्स काम करती है किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, उनमें क्या ली जाती है? एंटीबायोटिक्स। तो इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल, और कुछ आने वाले भी है रिसेंट पास्ट, मतलब फ्यूचर में। और वो क्या होंगी? उनसे भी आप क्या कर पाओगे? ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो इफेक्टिव मेडिसिन भी अवेलेबल है, जिनसे आप क्या कर सकते हो? डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। तो अगर आप ये सामने रखे रहोगे आप इसको पूरा कंटेंट को, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फालतू बातें नहीं की है बस, है ना, कि डेली नहाना है, डेली हाथ धोना है ना, नेल्स काटने हैं, है ना, मच्छरदानी लगानी है, जालियां लगवानी है घर में, मच्छर नहीं घुसने देना है, घर में साफ सफाई रखनी है ना, ये सारी चीजें नहीं की है बात है। कहीं पर भी गड्ढा हो गया तो उसको भरवा देना है, कूलर में जो पानी भरा है कई दिनों से उसको बदलवा देना है। तो ये तो आप पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है। तो इसको आप पढ़ना, और इस थीम पर पढ़ना, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये हो गया प्रिवेंशन एंड
कंट्रोल। अब एक डिजीज और है बीच में, मलेरिया। तो चलिए पहले बेसिक पढ़ लेते हैं फटाफट और उसके बाद फिर प्रोजेक्टर से उसका साइकिल समझते हैं। तो देखिए मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है। क्यों? क्योंकि इसका जो पैथोजन है वो एक प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। तो याद रखना, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, बट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या हुआ? वेक्टर हुआ। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ये क्या होता है? इसके लिए वेक्टर होता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, याद रखना ये क्या है? इसके लिए वेक्टर है। अब देखो मॉस्किटो तो वैसे कई टाइप के होते हैं, लेकिन सिर्फ एनाफिलीज और कोई नहीं। आप सोचो एडीज नहीं, आप सोचो क्यूलेक्स नहीं, सिर्फ एनाफिलीज। क्योंकि आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, उस वजह से सिर्फ एनाफिलीज ही आपको क्या कर सकता है? मलेरिया। क्योंकि ये ही रख सकता है किसको? प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी में, और कोई नहीं रख पाता इस वजह से। ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है कि सिर्फ कौन? फीमेल, मेल नहीं कभी भी, मेल कभी भी नहीं। क्योंकि जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ना, वो कभी ह्यूमन को बाइट करता ही नहीं है। उसे नहीं करना होता है ब्लड सक, ब्लड सक करना होता है किसको? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एक्चुअल में क्या है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है ना, उसे एग्स के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्रोटीन्स मिलती है ह्यूमन के ब्लड में। इसलिए वो ह्यूमन के ब्लड को क्या करती है? सक करती है, ताकि अपने एग्स के मैच्योरेशन के लिए प्रोटीन्स मिल पाए उसको। बात समझ में आ गई? लेकिन मेल को तो एग्स का डेवलपमेंट करना नहीं है। तो जो मेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो आनंद लेता है फूलों के रस का, मतलब नेक्टर का। जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है ना, उसको एंजॉय करता है वो। तो फीमेल एंजॉय करती है ब्लड को, और मेल एंजॉय करता है फ्लावर के नेक्टर को। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ह्यूमन को कभी भी बाइट मेल एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं करता। कौन करता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज थोड़ी सी आप ध्यान रखना। अच्छा, प्लाज्मोडियम की अगर बात करें तो इसकी डिफरेंट स्पीसीज है जो हमें मलेरिया करती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ये डिफरेंट स्पीसीज है किसकी? प्लाज्मोडियम की, जो कॉज करती है क्या? मलेरिया। एक्चुअल में क्या है कि मलेरिया के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया कर रही होती है। तो जब आप एमबीबीएस करोगे, पढ़ोगे, तो वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया भी पढ़ने को मिलेंगे। जैसे एक होता है बिनाइन टर्सियन मलेरिया, एक होता है क्वार्टन मलेरिया, एक होता है मैलिग्नेंट मलेरिया, है ना? ऐसे होते हैं मलेरिया के टाइप्स। तो अपन को टाइप्स पे नहीं जाना, अपन को तो सिर्फ ये जानना है कि इनमें से किस स्पीसीज से सबसे ज्यादा सीवियर मलेरिया होता है। तो वो होता है किससे? फैल्सीपैरम से। तो फैल्सीपैरम की वजह से होता है मोस्ट सीवियर मलेरिया, मोस्ट सीवियर मलेरिया। और इस मोस्ट सीवियर मलेरिया को बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट टर्म कहीं पर भी आ जाए वो सीवियर ही हो जाता है अपने आप, मैलिग्नेंट मलेरिया। क्योंकि यहां पर सेरिब्रम तक अफेक्टेड हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या अफेक्टेड हो जाता है? सेरिब्रम तक। आप सोचो सेरिब्रम अफेक्टेड अगर होगा, तो आप देखो ना, ब्रेन के फंक्शंस अफेक्टेड होने लग जाएंगे, नहीं होने लग जाएंगे? तो याद रखिएगा, फैल्सीपैरम से क्या होता है? सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, मोस्ट सीवियर होता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको मालूम है कुछ होते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट और कुछ होते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट वो होते हैं जिन्हें अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की जरूरत होती है। लेकिन जो डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं उन्हें अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 की जरूरत होती है। तो ये कैसा पैरासाइट है? डाइजेनेटिक पैरासाइट है, क्योंकि इसे भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितने होस्ट की जरूरत है? 2 होस्ट की जरूरत है। तो यहां पर 2 होस्ट कौन कौन से हैं? एक तो ह्यूमन है, और दूसरा कौन है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यानी आप कह सकते हो कि फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होस्ट का भी काम कर रहा है और
वेक्टर का काम भी कर रहा है। ये देखो यहाँ क्या है, ये होस्ट, और अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, वेक्टर। तो दोनों का काम करता है, तो होस्ट का काम भी करता है और वेक्टर का काम ऐसे कर भी सकता है, क्योंकि लाइफ साइकिल जो चलेगी ह्यूमन में चलेगी, फिर इसमें, फिर ह्यूमन में। बताओ, दो ह्यूमन के बीच में आ गया ना फीमेल एनाफिज मॉस्किटो। बताओ, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करने का काम किसका हो गया, इसका ही हो गया ना। तो ये किसकी तरह भी काम करता है, वेक्टर की तरह भी काम करता है। बात समझ में आ गई ना। तो याद रखना, ये हो गया बेसिक पॉइंट। अब अपन फटाफट पढ़ लेते हैं इसकी पूरी लाइफ साइकिल। ह्यूमन टू ह्यूमन, हाँ अपन तो ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ते हैं, तो वेक्टर उसी को बोलोगे। हाँ, आप लगा क्वेश्चन सही है। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि ह्यूमन वेक्टर और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, यही डिफरेंस आपको समझ में आ गया तुरंत ही यहाँ से, कि वेक्टर वो होता है जो जनरली होस्ट भी होता है, मतलब जिसमें लाइफ साइकिल का कोई ना कोई पार्ट चल रहा होता है। जबकि मैकेनिकल कैरियर में लाइफ साइकिल का नहीं होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक जगह से उठाया और दूसरी जगह जाके रख दिया। ये डिफरेंस होता है मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर में। क्लियर। और हम उसे अपने हाथ से मारते हैं, कब भी हो सकता है। पता नहीं बेटा। बेटा ऐसे आंसर के जवाब मुझे भी नहीं मिलेंगे ना यार, मैं क्या बोल दूं। अरे यार, ये कैसे होता है यहाँ पे। 1 मिनट रुको, है ना। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, सफिशियंट है। देखो, ये देखिए बेटा, ये इसलिए इसे हम लोग ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहीं से आएगा। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही समझना ज्यादा अच्छा है। तो देखिए किस तरह से लाइफ साइकिल पूरी होती है, 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, इतना टाइम है अपने पास, बड़े आराम से हो जाएगा, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब इस लाइफ साइकिल को आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया ना कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 डिफरेंट होस्ट में, एक ह्यूमन और एक फीमेल एनाफिज मॉस्किटो। मतलब कुछ पार्ट ऑपरेट होता है ह्यूमन के अंदर और कुछ पार्ट ऑपरेट होता है फीमेल एनाफिज मॉस्किटो के अंदर। तो आप देखोगे इस लाइफ साइकिल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इधर वाला पार्ट लिखा है मॉस्किटो होस्ट और इधर वाला पार्ट लिखा है ह्यूमन होस्ट। देख भी पा रहे हो, थोड़ा देखते चलना।
कि यहाँ लिखा है मॉस्किटो होस्ट और इधर लिखा हुआ है ह्यूमन होस्ट। मतलब जो पार्ट ह्यूमन होस्ट में चल रहा वो इधर, और जो पार्ट मॉस्किटो होस्ट में चल रहा वो इधर। और साइकिल है तो साइकिल तो आप कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, फाइनली वही पहुंचना होता है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट कर लिया है। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है तो ह्यूमन में प्लाज्मोडियम फिर कैसे जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो मान लेते हैं कि इस मॉस्किटो के अंदर अभी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। अब जैसे ही ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा, तो बाइट किस पर्पज के लिए करेगा, ब्लड के लिए। तो जो ह्यूमन का ब्लड होगा वो मॉस्किटो के गट में चला जाएगा, और जब ये ब्लड को सक कर रहा होगा अपने माउथ पार्ट की हेल्प से, तो क्या होगा कि इसकी थोड़ी बहुत सलाइवा ह्यूमन के ब्लड में आकर के क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज टाइप का फंडा हो गया। ह्यूमन से उसकी बॉडी में चला गया ब्लड, और उसकी बॉडी से ह्यूमन के ब्लड में आ गया क्या, सलाइवा। तो थोड़ी सी सलाइवा मिक्स हो जाती है ह्यूमन के ब्लड में। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है कि अगर ये इन्फेक्टेड आप मान रहे हो, अगर आप ये मान करके चल रहे हो कि इसकी बॉडी में अभी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, तो वो प्लाज्मोडियम अब सलाइवा के थ्रू आ जाएंगे किसमें, ह्यूमन के ब्लड में। तो सलाइवा में उनकी प्रेजेंस होती है, इसलिए वो सलाइवा के साथ ह्यूमन के ब्लड में आकर के मिक्स हो जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि क्योंकि अपन लाइफ साइकिल जो पढ़ रहे हैं वो मॉस्किटो की नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम की। तो क्या होता है, किसी की भी लाइफ साइकिल में उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे हम लोग अगर अपनी लाइफ साइकिल बनाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, कभी थे जाइगोट, फिर बने एम्ब्रो, फिर बने फीटस, फिर बने इन्फेंट, फिर बने एडोलसेंट, फिर बने एडल्ट, फिर बने यंग वन, फिर ओल्ड, फिर डेथ। यही तो बोलोगे ना। तो ये हम लोग की स्टेजेस हो गई। ऐसे ही प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में उसकी स्टेजेस है। तो अभी जो स्टेज की बात कर रहे हैं वो है स्पोरोजोइड। क्या नाम है उसका, स्पोरोजोइड। मतलब अगर आप स्पोरोजोइड बोल रहे हैं मतलब है क्या, प्लाज्मोडियम ही, बस उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज है। बात समझ में। तो होता क्या है कि जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, तो उसकी सलाइवा के साथ कुछ स्पोरोजोइड्स ह्यूमन के ब्लड में आ जाते हैं, और यहां से ह्यूमन का ब्लड कहां चला गया, उसकी एलिमेंट्री कैनाल में, उसकी गट में। अब ब्लड का क्या हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, वो बात की बात है। अभी तो ये समझते हैं कि जब इसकी सलाइवा ह्यूमन के ब्लड में आई, तो जो स्पोरोजोइड्स आए उनका क्या हुआ। बात समझ में आ गई ना। तो देखो पहले क्या लिखा है, when the mosquito bites human, another हटाओ अभी, वो तो साइकिल जब कंप्लीट होगी तब समझ में आएगा। when the mosquito bites human, sporozoites are injected with, बात समझ में आ गई। मतलब फाइनली आप कह सकते हो कि ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया, क्योंकि ह्यूमन के अंदर पैरासाइट आ गया, ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट स्टेज में आ गया। तो आप साइकिल किसके अंदर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ह्यूमन के अंदर। समझ में आ गई बात। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट, क्योंकि स्पोरोजोइट के थ्रू ही तो ह्यूमन इन्फेक्टेड हो रहा कि नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई। अब ये ब्लड में आ गए स्पोरोजोइट, और आपको मालूम है कि अगर ब्लड में कोई चीज आ जाती है तो फिर तो वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सकती है। तो क्या होता है कि स्पोरोजोइट्स जो है ना, ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं किसमें, लीवर में। तो आप देखो जो स्पोरोजोइट्स पहले यहां दिखा रखे थे, अब वो दिखाई दे रहे हैं कहां पर, लीवर में। तो नेक्स्ट आ गया पैरासाइट्स, दैट इज स्पोरोजोइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड। अब ये कहां पहुंच गए हैं, लीवर में पहुंच गए। अब लीवर में पहुंच करके ये लीवर सेल्स के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लीवर में पहुंचे और अब लीवर सेल के अंदर क्या करेंगे, एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो लीवर सेल की बात आएगी। अब लीवर के अंदर लीवर सेल, जिसको अपन हिपेटोसाइट्स बोलते हैं, हेपेटिक सेल बोलते हैं। तो आप देखो ये जो आप ये देख रहे हैं ना, इस तरह की ये चीज है, ये सब क्या है, लीवर सेल्स है। तो होता क्या है कि जो स्पोरोजोइट्स आए थे उनमें से कुछ स्पोरोजोइट किसी लीवर सेल के अंदर, कुछ स्पोरोजोइट किसी दूसरी लीवर सेल के अंदर, कुछ स्पोरोजोइट किसी तीसरी लीवर सेल के अंदर, इस तरह से वो अलग अलग लीवर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। अपन एक का फंडा पढ़ रहे हैं, ऐसा ही फंडा हर लीवर सेल के अंदर होगा। तो ये देखो ये कुछ स्पोरोजोइट्स हैं, ये इस लीवर सेल के अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए। ये 3 के 3 दिख रहा है, ये तो न्यूक्लियस है उसका, हेपेटिक सेल का क्या है, न्यूक्लियस। तो ये देखिए 3 स्पोरोजोइट्स थे, 3 स्पोरोजोइट्स कहां आ गया, लीवर सेल के अंदर। अब देखिए स्पोरोजोइट टर्म बस यहीं तक यूज करना है, क्योंकि अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम होने, तो यहां तक टर्म जो यूज करते हैं वो क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट। अब इसके आगे अपन पैरासाइट बोलेंगे, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, अपनी एनसीईआरटी ने वो नहीं बोल रखे तो हम भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप एमबीबीएस करोगे तो आप देखोगे इसके बाद नाम आता है मीरोजोइट, फिर नाम आता है क्रिप्टोमीरोजोइट,
फिर नाम आता है मेटाक्रिप्टोमीरोजोइड, है ना, ट्रोफोजोइड भी नेम आता है बीच में। वैसे बहुत सारे नेम्स होते हैं, साइजोन्ट वगैरह भी नेम चलते रहते हैं, तो अपन को इतना डिटेल में नहीं जाना। आप तो सिंपली यहां तक याद रखना कि जैसे ही एंटर कर गए, अब स्पोरोजोइड टर्म यूज नहीं करना है, सिंपली क्या बोलो, पैरासाइट। बात समझ में आ गई? तो ये स्पोरोजोइड्स एंटर कर गए इस सेल के अंदर। अब यहाँ स्पोरोजोइड्स का होता है क्या, या पैरासाइट्स का होता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर इनमें अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब इनका नंबर बढ़ जाता है। इनकी अब ढेर सारी क्या बन गई, कॉपीज बन गई। अब नंबर बढ़ता जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। अब जब नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो लीवर सेल है ये क्या कर जाती है, बर्स्ट कर जाती है। और बर्स्ट करने की वजह से जितने भी ये पैरासाइट्स थे, ये कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये अब आ गए सारे के सारे बाहर। और बाहर कहाँ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या फिर आप कह सकते हो टिश्यू फ्लूइड में, और वहां से ब्लड, लिम्फ इनमें भी जा सकते हैं, मतलब फाइनली ब्लड में ही पहुंच जाते हैं। तो आप देखो क्या लिखा है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। बताइए पूरी बात समझ में आ गई ना? अब ये बाहर आ गए। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये हो सकता है कि लार्ज नंबर में है तो फिर से किसी फ्रेश लीवर सेल में एंटर कर जाए, ये भी इनके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आगे किसी आरबीसी में एंटर कर जाए, और या तो ये हो सकता है फ्रेश लीवर सेल में एंटर कर जाए, या ये हो सकता है आरबीसी में एंटर कर जाए। तो ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रेश लीवर सेल में एंटर करते हैं ब्लड से दोबारा, और कुछ ब्लड में ही आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? अच्छा बताओ, लीवर सेल एक बार साइकिल चली तो एक लीवर सेल का लॉस हो गया, ऐसी कई साइकिल्स चल रही हैं, बताओ कई सारी लीवर सेल्स का लॉस हो रहा। और अगर मलेरिया लंबे टाइम तक बना रहे तो बहुत सारी लीवर सेल्स डैमेज हो जाएंगी, बहुत ज्यादा लीवर डैमेज हो जाएगा, तो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ऐसा होता है कि जब मलेरिया के सिम्टम्स लंबे टाइम तक आ रहे होते हैं, तो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, क्योंकि लीवर डैमेज हो रहा है ना डे बाई डे, धीमे धीमे। समझ में आ गई बात? चलो अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो पैरासाइट्स थे, बताओ अभी तो लीवर सेल के अंदर एंटर किए थे, आप किसके अंदर एंटर कर रहे हैं, आरबीसी के अंदर। तो ये देखो, ये मान लो आरबीसी है, ये आरबीसी है, तो ये देखो ये एक आरबीसी थी। अब देखो यहां से पैरासाइट आया और इसके अंदर एंटर कर गया। अब इसके अंदर भी चलेगा क्या, वही फंडा जो लीवर सेल के अंदर चला था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ज्यादा नंबर में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और ज्यादा नंबर में हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आरबीसी की क्या होगी, बस्टिंग। और आरबीसी की जब बस्टिंग होगी तो लार्ज नंबर में फिर से क्या बाहर निकलेंगे, पैरासाइट। यानी जो फंडा अभी लीवर में चला था, लीवर सेल के अंदर, वही फंडा आप किसके अंदर चल रहा है, आरबीसी के अंदर। वहां भी हुआ था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ भी हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहां भी हुआ था मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी हुआ ये मल्टीप्लीकेशन। वहां पर भी हुई थी बस्टिंग लीवर सेल की, यहाँ पर भी हो रही बस्टिंग आरबीसी की। समझ रहे ना बात को, सेम फंडा, बस मल्टीप्लीकेशन वहां, मल्टीप्लीकेशन यहाँ। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ लीवर में, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसमें, आरबीसी में। तो दो बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, पहले लीवर में, अब आरबीसी में। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो वो क्या होता है, यहाँ पर आरबीसी पे जो ये पैरासाइट्स होते हैं ना, इनका एक स्पेशल नाम होता है, आप चाहे तो वही मॉड्यूल में लिख दीजिएगा। इनका स्पेशल नाम क्या होता है, ट्रोफोजोइड्स। क्या नाम होता है, ट्रोफोजोइड्स। ट्रोफोजोइड्स नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेते हैं आरबीसी के अंदर। ट्रोफो, ट्रॉफिक, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात आ रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, ट्रोफोजोइड। तो होता क्या है कि न्यूट्रिशन किससे लेते हैं, बताओ किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर। न्यूट्रिशन चाहिए इनको, तो न्यूट्रिशन का इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, क्या, हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन, मतलब हीमोग्लोबिन को इंजेस्ट कर जाते हैं। कौन, ये पैरासाइट। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन लेंगे तभी तो मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, वरना कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और न्यूट्रिशन ले किससे रहे, हीमोग्लोबिन से। अब क्या होता है, इंजेस्ट तो हीमोग्लोबिन कर लेते हैं, लेकिन डाइजेशन सिर्फ किसका कर पाते हैं, ग्लोबिन का। तो ग्लोबिन तो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, बचा क्या रह गया, हीम। सिर्फ हीम बचा रह गया, उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यानी उनके अंदर क्या आ गया, हीम आ गया। अब ये जो हीम होता है ना, इनके लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। इनके लिए हीम क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो ये क्या करते हैं, हीम का डाइमेरिक फॉर्म बना के उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, हीमोजॉइन में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हीमोजॉइन में। तो उनके अंदर क्या था, हीम, कन्वर्ट कर दिया किसमें, हीमोजॉइन में, और उसे अपने अंदर से निकाल के आरबीसी में फेंक देते हैं। तो बताओ हीमोजॉइन बना दिया, ये उनके लिए क्या होता है, नॉन टॉक्सिक। हीम टॉक्सिक था किसके लिए,
प्लाज्मोडियम मतलब पैरासाइट के लिए। हीमोजोइन टॉक्सिक नहीं है, किसके लिए? पैरासाइट। तो हीम से क्या बना दिया? हीमोजोइन, ताकि उनको उसके टॉक्सिक इफेक्ट ना झेलने पड़े। समझ में आ गई बात? तो जरा मुझे बताओ, ये हीमोजोइन तो आरबीसी में फेंक दिया ना उन्होंने अपने अंदर से, बताओ आरबीसी में जब बस्टिंग होगी तो क्या ये लार्ज नंबर में जो ये पैरासाइट्स बाहर आ रहे हैं, क्या इनके साथ हीमोजोइन भी बाहर नहीं आएगा? आएगा। तो जब भी आरबीसी की बस्टिंग होती है तो ये हीमोजोइन भी बाहर आता है, मतलब ब्लड में क्या जाता है? हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन टॉक्सिक नहीं था, किसके लिए? पैरासाइट के लिए। लेकिन ये टॉक्सिक होता है किसके लिए? हमारे लिए। तो जैसे ही हीमोजोइन हमारे ब्लड में आता है, ये अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स दिखाना शुरू करता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या? सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो फीवर एंड चिल्स, मतलब ठंड लग करके जो बुखार आता है, वो किसकी वजह से आता है? हीमोजोइन की वजह से ही आता है। तो हीमोजोइन एक्चुअल में पायरोजेनिक नेचर का होता है। तो पायरोजेनिक नेचर का होने की वजह से थर्मो रेगुलेटरी सेंटर जो है हमारे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस, उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और थोड़ा सा नर्व इंपल्स को भी अफेक्ट करता है। इस वजह से हमें चिलिंग सेंसेशन महसूस होती है। तो कपकपी लग करके बुखार आना, यहाँ पर मलेरिया की सिम्टम्स यहाँ पर बन जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है कि हीमोजोइन परमानेंटली नहीं रहता ब्लड में, एक्सक्रीशन से बाहर भी चला जाता है। तो जितनी देर के लिए ब्लड में रहता है उतनी देर आपको मलेरिया के सिम्टम्स आते हैं, मतलब फीवर विद चिल्स आता है। और जैसे ही हीमोजोइन एक्सक्रीशन से बाहर, आपको ये फीवर विद चिल्स वाला फंडा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक ये है ब्लड में तब तक नहीं तो टॉक्सिक इफेक्ट रहेगा, और जब है ही नहीं ब्लड में तो टॉक्सिक इफेक्ट खत्म। तो यही तो रीजन होता है कि मलेरिया में फीवर विद चिल्स आता है, थोड़ी देर रहता है, आ जाता है, ठंड लग करके बुखार आता है, रहता है थोड़ी देर और चला जाता है। समझ में आ रही ना बात? लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये साइकिल अभी एक कंप्लीट हुई है, एक साइकिल। अभी ये थोड़ी ना कि और साइकिल नहीं चलेगी। यहां से लार्ज नंबर के पैरासाइट्स निकलेंगे ना, ये अब फिर से किसको अफेक्ट करेंगे? फ्रेश आरबीसी को, एक नई आरबीसी को, और उसके अंदर फिर से पूरा का पूरा फंडा चलेगा। इसका मतलब फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर से आरबीसी की बस्टिंग होगी, फिर से हीमोजोइन बाहर आएगा, फिर से टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, फिर से मलेरिया के सिम्टम्स आएंगे, फिर से फीवर, फिर से चिल्स। तो यहां पर क्या होता है, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 to 4 डेज लगते हैं करीब करीब। यानी आप कह सकते हो कि 3 to 4 डेज में जैसे ही दूसरी साइकिल कंप्लीट होगी, दोबारा से फीवर एंड चिल्स, और फिर से जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी फिर से फीवर एंड चिल्स। मतलब हर 3 to 4 डेज में फीवर एंड चिल्स का फंडा बनता रहता है। इसलिए तो ऐसा बोला जाता है कि फीवर एंड चिल्स आता है, चला जाता है, फीवर एंड चिल्स आया, चला गया, फीवर एंड चिल्स आया, चला गया। तो जब तक हीमोजोइन रहेगा तब तक सिम्टम्स आएंगे, हीमोजोइन खत्म, सिम्टम्स बंद, दोबारा से साइकिल चली, दोबारा से हीमोजोइन आए, फिर से सिम्टम्स आ गए, जब तक ब्लड में रहा सिम्टम्स रहे, जैसे ब्लड से खत्म सिम्टम्स खत्म। बात समझ में आ गए? तो इसलिए बोला जाता है कि 3 to 4 डेज में ये साइकिल बार बार चलती रहती है, और 3 to 4 डेज में फीवर एंड चिल्स का फंडा बनता रहता है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या होता है कि साथ में क्या होता है, एक चीज तो हीमोजोइन बाहर आई थी, एक लार्ज नंबर में पैरासाइट्स बाहर आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बाहर आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गैमिटोसाइट्स। तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ गैमिटोसाइट नेम के स्ट्रक्चर भी बाहर आते हैं। ये किससे बनते हैं? इन्हीं से, डेवलपमेंट से ही बनते हैं। इनका डेवलपमेंट हो जाता है और ये बन जाते हैं क्या? गैमिटोसाइट। तो कुछ तो पैरासाइट्स वैसे के वैसे बने रहे, और कुछ क्या बन करके निकलते बाहर? गैमिटोसाइट। बताओ गैमिटोसाइट्स के बारे में अगर पूछा जाए कि गैमिटोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा, डेवलपमेंट कहाँ हो रहा? ह्यूमन आरबीसी में। तो ह्यूमन आरबीसी में इनका डेवलपमेंट। अब ये है गैमिटोसाइट। अब इसके बारे में बात करते हैं, इनकी बातें छोड़ो। देखो ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना? Parasites reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasites infect new red blood cells. सारी बातें क्लियर? अब क्या है, कुछ यहाँ पर क्या आ रहा है बाहर? गैमिटोसाइट्स। अभी गैमिटोसाइट्स क्या है? सेक्सुअल स्टेजेस। मतलब अभी तक तो चल रहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब तैयारी हो गई किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब शुरुआत हो गई है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेजेस क्या है? गैमिटोसाइट। अब गैमिटोसाइट्स होती है 2 टाइप्स। मतलब यहां पर ये एरो लगा रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि बनती है, बन करके निकलती है 2 टाइप की। कौन कौन सी? फीमेल गैमिटोसाइट एंड मेल गैमिटोसाइट। फीमेल गैमिटोसाइट थोड़ी सी बड़ी है, मेल गैमिटोसाइट थोड़ी सी छोटी होती है। इसलिए फीमेल गैमिटोसाइट को बोलते हैं मैक्रो गैमिटोसाइट, और मेल गैमिटोसाइट को बोलते हैं माइक्रो गैमिटोसाइट। लेकिन अपन तो यही याद रखो, फीमेल गैमिटोसाइट एंड मेल गैमिटोसाइट। तो यहां पर क्या लिखा है? सेक्सुअल स्टेजेस दैट इज गैमिटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल्स।
बताओ डेवलपमेंट हुआ रेड ब्लड सेल्स में, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की जब बस्टिंग हुई तो आ तो कहां गए, ब्लड में ही आ गई ना। यानी आप कह सकते हो इस टाइम पर ह्यूमन के ब्लड में क्या प्रेजेंट है, गैमेटोसाइट्स। ये लीजिए, ये कंप्लीट हो गया किसका पार्ट, ह्यूमन होस्ट का पार्ट। अब इतने में क्या हुआ कि ब्लड में जब गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है, इतने में फिर से एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो आया और बाइट कर गया। अब ये दूसरा मॉस्किटो है कोई, ये दूसरा मॉस्किटो है कोई, ये आया और बाइट कर गया फिर से। बताओ बाइट किया तो फिर से वही फंडा, उसकी सलाइवा मिक्स होगी ह्यूमन के ब्लड में, और ह्यूमन का ब्लड जाएगा किसमें, उसकी गट में। बताओ ह्यूमन का ब्लड क्या गट में। अब इस पर फोकस करना कि जब ह्यूमन का ब्लड इसकी गट में जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, तो बताओ ब्लड के साथ क्या गैमेटोसाइट्स भी नहीं जाएंगे। तो जो गैमेटोसाइट्स थे ये पहुंच जाते हैं किसमें, मॉस्किटो की गट में। ये देखो, ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो इस तरह से। तो लिखा भी है फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। अब वहां क्या होता है वो समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने एक गट बना दी, ये गट बना दी, और ये बना दी मैंने गट की वॉल, गट की वॉल, दोनों तरफ की वॉल। एक गट है और ये गट की क्या है, वॉल। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन कट करोगे तो ऐसे तो दिखेगा, बीच में गट और ये क्या है, गट वॉल। अब यहां पर क्या है, गट में क्या आ जाते हैं, गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट। तो गट में जैसे ही गैमेटोसाइट्स आते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैमीट्स में। फीमेल गैमेटोसाइट कन्वर्ट हो गया फीमेल गैमीट में, मेल गैमेटोसाइट कन्वर्ट हो गया मेल गैमीट में। मतलब यहां दो तरह के गैमीट बन जाते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। ये हो गया फीमेल गैमीट, ये हो गया मेल गैमीट। तो ऐसे कई बन जाएंगे, जितने गैमेटोसाइट्स आएंगे उतने ही क्या बन जाएंगे, गैमीट्स बन जाएंगे। जैसे ही गैमेट्स बन गए, बताओ क्या हो जाएगा, इनका फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट। तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे हुआ फॉर्मेशन, ये था एग और ये था स्पर्म। बताओ फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया कि नहीं बन गया। बताओ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कहां हुआ, मॉस्किटो की गट में, याद रखना। और फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होते ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट मान लिया जाता है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट तो हुआ था ह्यूमन की आरबीसी में, लेकिन कंप्लीट हुआ मॉस्किटो की गट में। समझ में आ गई बात। अब जाइगोट से बनता है ऊकाइनेट, एक स्ट्रक्चर होता है जो बनता है ऊकाइनेट। जाइगोट क्या होता है, एक्चुअल में इमोटाइल होता है, इसमें मोटिलिटी नहीं होती, इसलिए स्ट्रक्चर बनता है ऊकाइनेट। इसमें क्या होती है, मोटिलिटी। तो ऊकाइनेट इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें मोटिलिटी होती है, इस तरह का। और ये ऊकाइनेट क्योंकि इसके पास मोटिलिटी है, इसलिए एंटर कर जाता है किसके अंदर, गट की वॉल के अंदर। तो गट की वॉल में क्या चला गया, ऊकाइनेट। और यहां पर ये ऊकाइनेट बनाता है क्या, ऊसिस्ट। क्या बनाता है, ऊसिस्ट। तो ऊसिस्ट में अंदर इस तरह से ऊसिस्ट बन जाता है। कहां बन रहा है सब, गट की वॉल में, गट वॉल। और ये क्या थी, गट। अंतर है, ये गट और ये गट वॉल। जो चल रहा किस में चल रहा, गट वॉल में। तो गट वॉल में क्या बना, ऊसिस्ट। और ऊसिस्ट के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाता है किसका, स्पोरोजोइट्स का। तो ऊसिस्ट में किसका फॉर्मेशन हो गया है, स्पोरोजोइट्स का। याद आ रहा है स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स। अब क्या होता है, ऊसिस्ट थोड़ी देर के बाद रप्चर हो जाता है, और रप्चर होकर के इससे बाहर क्या निकल आते हैं, स्पोरोजोइड। ये लो, ऊसिस्ट रप्चर हुआ और बाहर क्या निकल आए, स्पोरोसिस्ट। ये सारी चीजें, क्या क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से ऊकाइनेट बना, ऊकाइनेट एंटर कर गया गट वॉल में, ऊकाइनेट से ऊसिस्ट बना, ऊसिस्ट के अंदर स्पोरोजोइट्स बने, ऊसिस्ट की रप्चरिंग हुई, स्पोरोसिस्ट, स्पोरोजोइट्स कहां गए, बाहर आ गए। कहां है अभी, गट की वॉल में। तो आप ये कहते हो कि फर्टिलाइजेशन और कुछ डेवलपमेंट ये कहां हुआ, गट में या गट वॉल में हुआ। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। अरे गट वॉल भी तो किसका पार्ट है, गट का ही तो पार्ट है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ जो स्पोरोजोइट्स बनते हैं, ये स्पोरोजोइट्स, ये यहाँ से माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करके पहुंच जाते हैं मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो ये देखो आगे वाला डायग्राम, ये देखो, ये मॉस्किटो में जो स्पोरोजोइट्स बने थे ना, ये यहां से गए और मूव करते हुए माइग्रेट करते कहां पहुंच गए, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। और वहां जाकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। क्या लिखा है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस दैट इज स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू दी मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। और वहां जाके क्या हो गए, स्टोर हो गए। बताओ स्टोर हो गए किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में। जब सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बाहर आएगी तो क्या सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स नहीं आएंगे, आएंगे। तो अगर ये मॉस्किटो अब किसी ह्यूमन को काटेगा, किसी दूसरे ह्यूमन को, एनोदर ह्यूमन को, तो बताओ जब इसकी सलाइवा ह्यूमन के ब्लड में मिक्स होगी तो क्या सलाइवा के साथ स्पोरोजोइट्स मिक्स नहीं होंगे, होंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है।
समझ में आई ना बात? तो ये बेसिक आइडिया लेना था, क्लियर हो गया होगा। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन स्पोरोजॉइड, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मॉस्किटो गैमेटोसाइड। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ लीवर में, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ आरबीसी में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ह्यूमन की आरबीसी में, कंप्लीट हुआ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में। बात समझ में आ गई? ये था पूरा फंडा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।